अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने लगा। अब समर्थन करने का रीजन क्या था कि इस पूरी पोजीशन में, नौ शीत युद्ध की जो पोजीशन थी, इस पूरी पोजीशन में अमेरिका, यूएस, पाकिस्तान एंड चाइना प्लस इनडायरेक्टली सऊदी अरब भी है, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक गुट बनता है और इस गुट के माध्यम से चाइना, अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान की स्थिति के द्वारा उस पर एक आर्थिक और सैन्य सहायता देकर तालिबान को प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक। और इधर इधर क्या होता है कि सोवियत संघ की जब सेना अफगानिस्तान में इंटरफेयर करती है तो सोवियत संघ के विरुद्ध पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा का समर्थन होता है। और इस समर्थन के बाद जो स्थिति बनती है वह यह है कि पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका इन आतंकवादी संगठनों को अस्त्र शस्त्र देता है, प्लस आर्थिक सहायता के माध्यम से पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी जारी रखा। अब इन पूरी स्थिति के कारण इस फेज में, यानी कोल्ड वार के फेज में, भारत और अमेरिका की स्थिति बहुत सामान्य नहीं थी। ठीक। लेकिन 1990 दूसरी तरफ सोवियत संघ की ओर से ग्लेनास्ट और पेरेस्ट्रोइका की जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली गई है वह रीजन, प्लस 1990 का आर्थिक संकट, इन सभी संकट को लेकर अमेरिका ने एक नए मित्र की भूमिका निभाते हुए अपने प्रभुत्व वाली आईएमएफ से भारत को कर्जा दिलाया, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन यह नजदीकियां सिर्फ आर्थिक हितों की पूर्ति को लेकर था। लेकिन जैसे ही ये पोजीशन आती है, हाँ, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और भारत, लेकिन यहीं पर सीटीबीटी जब आता है तब अमेरिका का दबाव पड़ता है भारत के ऊपर, और इस दबाव का रिजल्ट क्या होता है कि अमेरिका दबाव डालता है। लेकिन उसके बाद सेकंड परमाणु परीक्षण, भारत द्वारा सेकंड परमाणु परीक्षण किया जाता है, और जब सेकंड परमाणु परीक्षण करता है भारत, तो अमेरिका भारत की आलोचना करता है और भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। ठीक। यानी मींस कि अगर देखा जाए तो यहां से लेकर ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन 2000 में भारत की यात्रा पर 6 दिन की यात्रा पर आते हैं, और यहीं से इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के संबंध में अमेरिका मध्यस्थता नहीं करना चाहता या अमेरिका मध्यस्थता नहीं करेगा। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसलिए अमेरिका की नीति है कि इस समस्या का समाधान दोनों देश आपस में मिलकर करें। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि कश्मीर मुद्दे के संबंध में अब अमेरिका की नीति भारत के समर्थन में आ गई। अभी बताए थे कि भारतीय नीति कश्मीर के संबंध में यही थी कि वह तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता है। अब तक अमेरिका मध्यस्थता की स्थिति में था। इसका मतलब वो पाकिस्तान की नीति का समर्थन कर रहा है। अब वो कह रहा है कि हम मध्यस्थता नहीं करना चाहते। इसका मतलब वो किसकी नीति का समर्थन कर रहे हैं? भारत की। तो ये नहीं समझ में आ रही है बात। यानी अमेरिका कहता है कि हम अब मध्यस्थता नहीं करेंगे कश्मीर, ये आप अपने लोग समाधान, इसका मतलब इसका समाधान आप लोग अपने से करें। इसका मतलब कि कश्मीर मुद्दे के संबंध में, कश्मीर मुद्दे की स्थिति के संबंध में अमेरिका की नीति अब भारत के पक्ष में जा रही है। उसके बाद 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश भारत की यात्रा पर आते हैं, और जब भारत की यात्रा पर आते हैं तो अमेरिका इस समय एक सबसे बड़े संकट में फंसा हुआ था, और वह संकट था इकोनॉमिकल क्राइसिस का, जिसे कहा जाता है सब प्राइम क्राइसिस।
सब प्राइम क्राइसिस का मतलब यह था कि अमेरिकी बैंक दिवालिया हो गए। दिवालिया इन द सेंस कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे अमेरिका के, वह सब लोग ऐसे लोगों को कर्ज दे दिए थे जिनके पास कर्ज चुकता करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। जैसे अभी इंडिया में भी है ना, प्राइवेट बैंक उन लोगों को कर्ज दे देता है जिनके पास चुकता करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब अगर ये स्थिति हो गई कि जिनके पास कर्ज चुकता करने की स्थिति नहीं है, उनको अगर कर्ज दे दिया गया या उनको कर्ज देने की स्थिति दे दी जाती है तो क्राइसिस। और इधर भारत आईएमएफ के कर्जे को भी चुकता कर दिया है, रिसेंट बॉन्ड के माध्यम से प्रवासी भारतीय भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब जो सिचुएशन है, इन सभी स्थितियों को लेकर अमेरिका चाहता था कि भारत के साथ एक परमाणु समझौता किया जाए। अब इस मुद्दे का जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अमेरिका में 1951-52 में एक हेनरी हाइड अधिनियम आया था, एक्ट आया था, और उस अधिनियम के अंतर्गत अमेरिका केवल उन्हीं राष्ट्रों के साथ परमाणु समझौता कर सकता था जो परमाणु अप्रसार पर सहयोग करे या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हो। भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समक्ष एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर भारत के साथ अगर सिविल परमाणु समझौता करते हैं तो अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति इसे पारित कैसे कराएंगे, क्योंकि हेनरी हाइड एक्ट केवल उन्हीं राष्ट्रों से अमेरिका को परमाणु समझौता करने की अनुमति देता है जो राष्ट्र परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर की है। ठीक, ये सिचुएशन हेनरी हाइड एक्ट का प्रोविजन था। अमेरिका भारत के साथ सिविल परमाणु समझौता करना चाहता। अमेरिकी विदेश मंत्री कोलाडेला राइस भी उस समय राष्ट्रपति बुश के साथ भारत यात्रा पर आई, और राष्ट्रपति बुश के साथ अगर भारत यात्रा पर आई है तो उसका रिजल्ट है कि राष्ट्रपति बुश विदेश मंत्री कोलाडेला राइस से कहते हैं कि तुम जाओ भारत से परमाणु समझौता के बारे में बात करो। कोलाडेला राइस यानी एक्सटर्नल मिनिस्टर जाते हैं, तो उनके अंतर्गत क्या था कि परमाणु समझौता, भारत अपने सभी परमाणु समझौते को, परमाणु रिएक्टर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की निगरानी में रखा। ठीक, अब भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी यानी 1998 में जो संसद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को डिफाइन कर चुके थे कि अब भारत परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। भारत को जिन आंकड़ों की जरूरत थी, जिन डाटों की जरूरत थी, चाहे वो हाइड्रोजन बम की हो, चाहे वो नाइट्रोजन बम की हो, चाहे प्रोटॉन बम की, सब आंकड़े ले लिया है और भारत अब परीक्षण लेबोरेटरी टेस्ट कर लेगा। ठीक, ये सब स्थितियां चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और मनमोहन सिंह से जब विदेश मंत्री कोलाडेला राइस कहती हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम आपसे परमाणु समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने सभी परमाणु रिएक्टर को, यानी 22 टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, अपने 22 परमाणु रिएक्टरों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की निगरानी में। भारत की सोच थी कि अगर मैं यह संधि कर लेता हूं तो ऐसी स्थिति में भारत की सॉवरेनिटी, भारत की प्रभुसत्ता या भारत का जो प्रभाव है अमेरिका के अधीन, इसलिए भारत ने कह दिया कोलाडेला राइस से कि हम आपसे किसी भी तरीके से परमाणु समझौता करने को तैयार नहीं। ठीक, टकराव की स्थिति पैदा हो गई। विदेश मंत्री राइस बुश से जाके मिलती हैं और कहते हैं कि भारत समझौता नहीं करना चाहता, तो बुश ने राइस को डांटते हुए कहा कि जाओ किसी भी स्तर पर करो। इसका अनुमान यह लगाया जाता है कि अमेरिका सब प्राइम क्राइसिस से कितना बड़ा संकट में घिरा हुआ था। ठीक, अब इस पूरे पोजीशन को लेकर, इस पूरी स्थिति को लेकर जब राइस बुश से किसी भी स्तर पर समझौता करने के लिए तैयारी की बात होती है कि किसी भी स्तर पर हम समझौता कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि 60-40 का रेशियो बनता है। यानी भारत अब शर्त क्या है, जो समझौता सिविल परमाणु समझौता जो 2005 में हो रहा है, उस समझौते को
कि पहली शर्त है कि भारत अपने कुल परमाणु रिएक्टरों में से 60% परमाणु रिएक्टरों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की निगरानी में रखेगा। ठीक। दूसरा, भारत किन परमाणु रिएक्टरों को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की निगरानी में रखेगा, यह भारत का अपना डिसीजन होगा। ठीक। इस संधि के पश्चात अमेरिका भारत को यूरेनियम की सप्लाई प्लस तकनीक देगा। अब सवाल खड़ा हो, ये ट्रीटी हो गई। अमेरिका को लगा कि इस ट्रीटी के माध्यम से हम भारत को अपने पुराने परमाणु 90 के दशक के परमाणु रिएक्टर को बेच देंगे। एक सवाल तो ये भी था कि 90 के दशक, यानी कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि जैसे न्यूज़पेपर खरीदा जाए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कबाड़ी में रख के उसको बेच दिया जाता है, तो अगर 6 महीने का न्यूज़पेपर इकट्ठा करके बेच दोगे तो 1 से 1.5 महीने का पैसा निकल जाएगा। वही चीज अमेरिका चाहता था, वही चीज अमेरिका कि हमारे पास जो पुराने परमाणु रिएक्टर हैं उनको हटा दें, उसके बदले में हम पैसा ले लें। और वह स्थिति, अगर पैसा ले लेते हैं तो हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि हम अपने कबाड़ा को भी बेच दिया, हम उसे पैसे। लेकिन 90 के दशक के जो परमाणु रिएक्टर थे उसकी तकनीक भारत की तकनीक से बेटर थी। ठीक। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वह थी भोपाल का गैस ट्रेजेडी। समझ। अब भारत की जो पोजीशन थी कि भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनियां अगर भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाती हैं तो उसको अगर कहीं से कुछ फॉल्ट होता है या कहीं से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ऐसी स्थिति में एक कानून बना भारत में और वह है नाभिकीय आपूर्ति अधिनियम। ठीक। और उस अधिनियम के तहत 1500 करोड़ का एक फंड इकट्ठा किया गया इंश्योरेंस के माध्यम से कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो अमेरिका उसकी सिचुएशन को अपनी स्थिति में स्थापित क्या कहा जाता है कि उस इंश्योरेंस कंपनी भरपाई की जा सकती है। क्लियर। इस संधि का रिजल्ट क्या निकलता है वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रिजल्ट निकल, अगर अमेरिका भारत के साथ परमाणु समझौता करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने भारत के परमाणु कार्यक्रम और परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, मान्यता दे दी, क्योंकि समझौता हमेशा बराबर में होता है। तो अगर अमेरिका भारत के साथ सिविल परमाणु समझौता कर लिया तो इसका तात्पर्य तो यही निकला ना कि अमेरिका ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अमेरिका द्वारा जब भारत के परमाणु कार्यक्रम अमेरिका द्वारा जब भारत के साथ परमाणु समझौता कर लिया गया है तो विश्व के अन्य राष्ट्र भी भारत के साथ अब परमाणु समझौता कर रहे हैं। फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, सभी राष्ट्र भारत के साथ अब परमाणु समझौता कर रहे हैं। इसका मतलब कि अमेरिका के द्वारा परमाणु समझौता करने का मतलब कि भारत के परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर प्लान को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इसका मतलब कि अमेरिका की दृष्टि में भारत एक न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है। डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अमेरिका हैज बीन एडॉप्टेड इंडिया इज द न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। ठीक। अब दूसरी पॉइंट था कि हेनरी हाइड अधिनियम के तहत अगर अमेरिका भारत के साथ परमाणु समझौता करता है तो अमेरिकी संसद में इसे पारित कैसे करे, क्योंकि हेनरी हाइड अधिनियम कहता है, एक्ट कहता है कि अमेरिका केवल उन्हीं राष्ट्रों के साथ परमाणु समझौता कर सकता है जो परमाणु अप्रसार पर सहयोग किए हैं या हस्ताक्षर किए। भारत परमाणु अप्रसार पर तो उस हेनरी हाइड एक्ट पर 1, 2, 3 संशोधन किया जाता है और उस संशोधन में एक प्रोसीजर जोड़ा जाता है कि अमेरिका उन राष्ट्रों के साथ परमाणु समझौता कर सकता है जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हो या रिस्पांसिबल परमाणु शक्ति हो। ठीक। और अमेरिका भारत को रिस्पांसिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट का दर्जा दे दिया। इसका मतलब अब अमेरिका कर सकता है। इस संशोधन का मतलब यह है कि अमेरिका उन राष्ट्रों के साथ परमाणु समझौता कर सकता है जो राष्ट्र परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हो। भारत परमाणु अस्त्रों पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए भारत
अगर अमेरिका भारत के साथ परमाणु समझौता करता है तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि अमेरिकी संसद में इसे पारित कैसे कराया जाए, और अगर अमेरिकी संसद में अगर पारित करा तो अमेरिकी संसद पारित नहीं कर सकती, इसलिए 1, 2, 3 अमेंडमेंट किया गया। और उस अमेंडमेंट के तहत यह प्रोसीजर किया गया कि अमेरिका उन राष्ट्रों के साथ परमाणु समझौता कर सकता है जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हो या रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हो। और इस संशोधन के द्वारा अमेरिका ने भारत को उत्तरदायी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा दे दिया। इसका मतलब कि अब अमेरिका भारत के साथ परमाणु समझौता कर सकता है। उसके बाद 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा, यहां से अमेरिका की नीति में एकदम बदलाव आ गया। अब अमेरिका की सोच ये है कि अमेरिका के हितों की पूर्ति या अमेरिका के इंटरेस्ट की जो होगी वह इंटरेस्ट सिर्फ भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति अगर भारत की यात्रा करते हैं तो वह सिर्फ भारत की यात्रा करते हैं, न कि पाकिस्तान के साथ। इसके पहले क्लिंटन भारत की यात्रा करते हैं, पाकिस्तान के साथ करते हैं। बुश भारत की यात्रा करते हैं, पाकिस्तान। अब दूसरा पहलू, जब भारत के साथ बुश परमाणु समझौता कर लिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जीवन के अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में जाते हैं पाकिस्तान 6 घंटे की। पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ सिविल परमाणु समझौता किया है उसी तरह का पाकिस्तान के साथ भी परमाणु समझौता कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे आपके साथ किसी भी प्रकार के परमाणु समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तब जाके गुस्से में पाकिस्तान चीन के साथ सिविल परमाणु समझौता किया। ठीक, अब यहां पर जब 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भारत की यात्रा पर आते हैं तो उसी समय भारतीय संसद यानी भारतीय संसद के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हुए एक संदेश दिया कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जितनी भी योग्यता होनी चाहिए वह सभी योग्यता भारत के पास है। इसलिए अमेरिका भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। और जैसे ही अमेरिका ने भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, वैसे ही अदर मेंबर फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने लगे। रूस भी करने लगा, बस चाइना को छोड़कर। ऐसी स्थिति में एक सिचुएशन ये बना कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावेदार बन जाता है। ठीक है, अब यहां से कल आपको बात करेंगे 2014 से। ठीक है।